Hey, what goods everyone? Welcome to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल by profession chartered accountant. आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर भी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ी सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ ली है, आज हम उसको ही प्रोसीड करेंगे कि मॉर्टेलिटी कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, ड्यूअल कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी अकाउंट्स की नॉलेज को इनहेंस करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर। बिजनेस एंटिटी में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, ऑनर अलग है। बिजनेस ऑनर दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट में हमें वही ट्रांजेक्शन्स, वही इवेंट रिकॉर्ड करने हैं जो कि मनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग पीरियड की जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलता है, तो हमने क्या किया, इनडेफिनेट पीरियड को डिवाइड कर दिया छोटे 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 हिस्सों में। तो एक पीरियड को हमने क्या कंसिडर किया, छोटा हिस्सा जो हमने क्या कंसिडर किया, उसको किस में डिवाइड किया, 1 ईयर में डिवाइड किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो हमें सब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, या तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी है। अगर बैलेंस शीट में वो नहीं आती तो हमें फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह के नाम से हम नीचे फुटनोट में उसको मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका कुछ कोर्ट केस चल रहा हो डिमांड्स वगैरह को लेकर, तो भी आप अपना फुटनोट में आप उसको मेंशन करेंगे, जो कि इम्पैक्ट डालता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर है। हम आगे आप अपनी थोड़ी सी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है। तो हमें मटेरियलिटी में क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ें ज़रूर रिकॉर्ड करनी है जो कि हमारे लिए मटेरियल है, जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। लाइक देखो, जैसे हम पढ़ते हैं एन आइटम शुड बी रिगार्ड टू बी। अब देखो, हमें पहले मैंने क्या बोला है आपको कि हमें वो चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूर डालनी है जो कि हमारे लिए मटेरियल हो, जो कि हमारे लिए मटेरियल हो। दो चीज़ें आती हैं, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कुछ चीज़ें तो हमारे लिए मटेरियल है, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे लिए इमटेरियल है। मतलब मटेरियल मतलब जो रेलिवेंट है, जो कि रेलिवेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको डालना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो भी किस पे डिपेंड करता है बच्चों? देखो, मेरे लिए कुछ और चीज़ें बहुत मटेरियल है, आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे एंटिटी या एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ मटेरियल हो। मेरे लिए कोई चीज़ें मटेरियल भी हो सकती है, आपके लिए वो चीज़ें इमटेरियल भी होती है। जैसे कि अगर मैं वैसे ही आपको छोटा सा एक लेमैन वाला एग्जांपल दूं, कि जैसे मम्मी, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें पॉकेट मनी देते हैं, तो हमारे लिए पेरेंट्स के लिए वो एक छोटा सा खर्चा है, इरेलीवेंट सा, कि हमें कितने भी उन्होंने हमारी पॉकेट मनी कितनी भी बांधी है, जैसे हफ्ते की 100 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी है, वट एवर इट इज। अब तो हमारे लिए वो क्या है, हमारी इनकम है, मतलब हमारे लिए वो कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन उनके लिए वो अमाउंट बड़ा नहीं है, उनके लिए वो छोटा सा है, क्योंकि उनके तो और भी कितने सारे खर्चे हैं, रेंट के, स्कूल के, वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के, उनके सैकड़ों और खर्चे हैं, ग्रॉसरी के। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन उनके लिए वो मटीरियल नहीं है, हमारे लिए वो मटीरियल है। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि किसी बिजनेस के लिए वो मटेरियल होती है, किसी बिजनेस के लिए वो इमटेरियल होती है। अब देखो, सपोज कोई बिजनेस है, उसकी जो टर्नओवर है वो है 5 लाख रुपए, उसने 25,000 का खर्चा किया। देखो, कोई बिजनेस है, ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल्स, उसकी जो सेल्स है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है, और उसने जो खर्चा किया वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे, रिपेयर पे, वो 25,000 का खर्चा किया, तो उसके लिए वो बहुत रेलिवेंट है।
और कोई ऐसा बिजनेस जिसकी जो सेल है वो है 20 करोड़ रुपए, ठीक है, उसकी जो सेल है वो 20 करोड़ रुपए है, उसने 25,000 थोड़ा सा मशीनरी पे अपना या बिल्डिंग पे खर्चा किया, तो उसके लिए वो अमाउंट बिल्कुल छोटा सा ही होगा। लेकिन जिसकी 5 लाख की टर्नओवर है उसके लिए तो वो 25,000 वाला अमाउंट भी बड़ा होगा। तो वही मटेरियल या फिर इमटेरियल चीज वेरी करती है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है। तो इस कंसेप्ट में बस इसने यही बता रखा है कि आपकी जो मटेरियल चीज है, आपके लिए जो रेलिवेंट चीज है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द अकाउंट्स। क्लियर? तो हम देखो इससे पढ़ते हैं, इसे मटेरियल प्रिंसिपल, एन आइटम शुड बी रिगार्ड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर, कि वो आइटम की मटेरियल है या इमटेरियल है, वो किस रीजन पे बिलीव करता है कि जो उससे इन्वेस्टर का जो है वो डिसीजन चेंज होगा या नहीं होगा। मतलब वो ऐसी चीज जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो गया है तो वो चीज मटेरियल मानी जाती है। अब देखो, आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है मेरे लिए जो चीज मटेरियल है वो आपके लिए भी हो, ठीक है। जैसे मैंने पेरेंट्स और चाइल्ड का एग्जांपल दिया, उनके तो हजारों खर्चे और भी है, ठीक है, उनको तो बहुत खर्चे और भी करना है, लेकिन जो बच्चे के लिए वही पॉकेट मनी इतनी बड़ी मानी जाती है। क्लियर? जैसे कि अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ 25 मटेरियल फॉर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 5 लाख बट सेम इज नॉट मटेरियल। मतलब 5 लाख जिसकी टर्नओवर है उसके लिए 25,000 खर्चा भी बहुत रेलिवेंस है, लेकिन वही जिसकी 10 करोड़ की टर्नओवर है उसके लिए 25,000 का खर्चा बिल्कुल भी छोटा सा ही माना जाता है। तो अगर मैं देखूं कि एक छोटा सा एंटरप्राइज है, मतलब एक छोटा सा एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं कि देखो एक बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, वो क्या करता है, वो शेरवानी बेचता है, कोट बेचता है, बिजनेस सूट बेचता है, ये सारी डीलिंग करता है, ठीक है। तो सपोज उसके कोट का एक बटन खो गया, ठीक है, उसके किसी भी कोट का या शेरवानी का एक बटन खो गया छोटा सा, और एक और शॉप है जो क्या करती है, बटन से सेल आउट करती है, मतलब छोटे छोटे बटन्स बेचती है, उसका क्या बिजनेस है, बटन बेचने का। अब बच्चों देखो, अगर इसका बटन खो गया तो इसके लिए रेलिवेंट होगा, छोटा सा बटन था, इतने महंगे महंगे कोट्स बिजनेस सूट बेच रहा है, और ये तो क्या है, ये बटन में ही डीलिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बटन में ही डीलिंग कर रहा है, बटन कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, तो इसके लिए यही वाला खोया वो बटन जो है वो रेलिवेंट है, और इसके लिए जो छोटा सा बटन है जो किसी कोट पे लग गया वो खरीद के लगा देगा, तो उसके लिए वो इरेलीवेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, वो खर्चे में बुक करेगा अपने, कि इसको लॉस हो गया, इसका एक बटन खो गया, लेकिन इसके लिए वो इरेलीवेंट है। तो वही चीज है, किसी बिजनेस के लिए वो रेलिवेंट भी है, किसी बिजनेस के लिए वो इरेलीवेंट भी है, तो वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है बिजनेस का। लेकिन इसमें कंसेप्ट में हमें ये चीज बताई हुई है कि हमें सारी की सारी मटेरियल चीज वी हैव टू रिकॉर्ड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम 6th पे आ गए हैं अपने। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। आपको कुछ सामान खरीदना, सपोज आप खरीदने गए कार, वो कार खरीद ली आपने, सपोज आपने स्विफ्ट खरीदी है या फिर कोई भी XYZ खरीदी है, उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। आप गए मार्केट में और अब वो कार खरीद के आ गए और 10 लाख रुपए दिए। 2 दिन बाद आपको पता लगता है कि जो कार है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 10,10,000, ठीक है। तो अब बताओ, आप जब कार खरीदने गए थे आपने अपनी बुक्स में 10 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड कर दी। अब जब उसकी मार्केट वैल्यू, अब जो गाड़ी है वो मार्केट में 10,10,000 की बिक रही है, आपने क्या किया, बैलेंस शीट ली। अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा बैलेंस शीट P&L अकाउंट, जैसे जैसे आप आगे अकाउंट्स को समझते रहेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेगी। तो बैलेंस शीट में बता रही हूँ, वैसे फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पर आपने कार ली, यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए की कार डाल दी। तो 2 दिन बाद देखा मार्केट में जो उस कार की वैल्यू हो गई 10,10,000। तो आप क्या करोगे, आकर बैलेंस शीट काट के क्या करोगे, कार की जगह आप क्या करोगे, 10,10,000 लिखोगे। इज इट फिजिबल?
तो ये जो कंसेप्ट है यही कह रहा है चाहे कार की वैल्यू बढ़े या कार की वैल्यू घटे, मतलब कि अगर यही कार 2 दिन बाद 9 लाख की हो गई, 1 लाख घट गए, तो आप क्या करोगे? कार की वैल्यू काट के 9 लाख लिखोगे? ऐसा कुछ नहीं करने वाले ना। तो बस वो यही कह रहा है कि जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कुछ एसेट है, कुछ भी एक्सपेंसेस है, जितना आपने खरीदा है उसी पे ही आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। जितना आपने उसके रिगार्डिंग आपने पैसे दिए हैं उसी अमाउंट पे उस चीज को आपको रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे अब ये क्या है, आपकी 10 लाख रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, उस पे आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। क्या हुआ? 10,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो क्या आपको वो कितने में पड़ी है? या फिर आपको कोई सब्सिडी मिल गई, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी चला रखी है, जो आपको प्रोडक्ट खरीदना था वो सब्सिडी में आ गया, तो आपको 10,000 रुपए कम पड़ गई। तो आपको कितने की पड़ी है बच्चा? 9,90,000 की चीज वो आपको पड़ गई। तो आप क्या करोगे? बुक्स में कितने से मेंशन करोगे? 9,90,000। ये नहीं है कि आप जितने की वो वैल्यू, जितने की उसका अमाउंट वो मार्केट में बिक रही है उतने से ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इस कंसेप्ट में क्या करें, जितनी हमें कॉस्ट पड़ी है, जितना हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है, चाहे फ्यूचर में वो उसके प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितने का हमने उसके रिलेटेड पैसे पे किए हैं वही हमें अकाउंट्स में लेने हैं, वही उसकी ही कॉस्ट माननी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यही बता रहा है, ये प्रिंसिपल हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको हम लिंक करते हैं। The historical cost concept is the concept in which the cost is the amount of cash or its equivalent paid for acquiring an asset or services। मतलब वो कॉस्ट हम वही मानी जाएगा जितना हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है उसको लेने के लिए। एक्वायरिंग मतलब उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के। क्लियर? मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। चाहे आपने 10 लाख की चीज खरीदी है, 2 दिन बाद उसकी राइज हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है उसके प्राइसेस या फिर डाउन हो रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो भी बुक्स में हमारा हमने 10 लाख की खरीदी तो हम 10 लाख के 10 लाख ही उसको कंसिडर करेंगे। बार बार अप एंड डाउन तो ऐसे तो हम मार्केट ही देखते रहेंगे कि हमारी जो गाड़ी खड़ी है, हमने जो खरीदी है, आज उसकी 9 लाख की वैल्यू होगी, आज अलग उसकी 9,10,000 की वैल्यू होगी। हम तो क्या करते रहेंगे? बस प्लस माइनस ही करते रहेंगे और बिजनेस तो करेंगे नहीं, बस इवैल्यूएशन ही और बुक्स में चेंजेस ही करते रहेंगे। तो उसने क्या किया? ये सारा काम झाम आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जितने पैसे दिए उसको खरीदने के लिए बस उसी अमाउंट से उसको रिकॉर्ड कर दो। मार्केट से आपको कोई मतलब नहीं है, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस होगी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अभी तक हमने पढ़ लिया मटेरियलिटी और उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा था। अब हमारा क्या है बच्चों? मैचिंग का प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग। देखो मैचिंग के तो नाम से ही पता लग रहा है, जैसे हम वो बचपन में मैचिंग नहीं करते थे, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड, बस हमें इसमें भी यही करना है, हम मैचिंग कंसेप्ट करने हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या है बच्चों? मैंने जो आपको वो प्रीवियस क्लास में एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में बताया था कि क्या करना है कि आपकी जिस पीरियड में सेल हुई है या जिस पीरियड में परचेज हुई है उसी पीरियड में आपको बुक करना है इमटेरियल कि आपको कैश कब रिसीव हुआ या फिर आपने कैश कब पे किया। जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जब भी आपके हुए हैं आपको तभी रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसे आपको पहले मिले चाहे पैसे आपको बाद में। अब ये मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है? मैचिंग कंसेप्ट बोल रहा है कि आप अगर इनकम 12 महीने की कंसिडर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो आप अपने एक्सपेंसेस है वो भी आप इसी पीरियड में ही कंसिडर करोगे। मतलब कि आपके जो रिवेन्यू है, आपने कुछ सेल किया, ठीक है, उसके जो रिवेन्यू है उससे रिलेटेड जो आपने खर्चे किए हैं ना वो भी आप उसके अभी रिकॉर्ड करोगे। मतलब जो भी आपकी सेल हुई है उससे रिलेटेड जो भी आपके जितने भी सारे एक्सपेंडिचर हुए हैं ना वो भी आप इसी पीरियड में ही रिकॉर्ड करोगे। देखो जैसे कि क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑल द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मस्ट बी मैच द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड ओनली देन व्हेन यू कैलकुलेट ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड। मतलब हमें क्या कर रहा है वो? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी सारे रिवेन्यू है इस पीरियड से वो मैच होने चाहिए, एक्सपेंसेस भी इस पीरियड के। लाइक देखो जैसे आपने क्या किया, सेल्स आपने इस साल की 12 महीने की सेल्स ले ली, लेकिन आपने क्या किया, जो सैलरी है ना, जो आप अपने इम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो वो आपने 15 महीने की कंसीडर कर ली, तो क्या हुआ? मैचिंग थोड़ी ना हुआ। 12 महीने की आपने रिवेन्यू कंसीडर की और सैलरी अपने एक्सपेंसेस जो है 15 महीने की कर दी, तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट कम आएगा।
तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि जितने जो आपने रिवेन्यू कंसिडर किया है, जिस भी पीरियड के रिवेन्यू कंसिडर किया उसके मैचिंग ही आप एक्सपेंसेस भी उतने ही पीरियड के कंसिडर करो। जो भी आपका खर्चा हुआ है जिस को भी सेल करने के लिए उससे रिलेटेड भी आप अपने उसी पीरियड उसी अमाउंट से रिलेटेड ही मैचिंग करो। क्लियर? तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपने रिवेन्यू 12 महीने की मानी है तो अपने एक्सपेंसेस भी 12 महीने के लो, 15 महीने के मत लो, जिससे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है तभी वो इजीली सही से कैलकुलेट हो पाएगा। तो मुझे मैच करने हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम। क्लियर? तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट है बच्चों, ड्यूअल एक्सपेक्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट पे ही सारी अपनी हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। ये ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या बोलता है, जो सारी ट्रांजेक्शन है उसके दो जगह इफेक्ट जाएगा। हमारी बुक का नाम भी क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ऐसे ही जो भी सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स की है, जो भी सारे इवेंट्स है, वो सारी उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी दो जगह। ठीक है, एक होगी डेबिट चीज और दूसरी होगी क्रेडिट चीज, और डेबिट और क्रेडिट मैच होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है, अगर ऑनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये, तो बच्चों इसमें हमारी क्या चीज हुई, एक तो मेरे पास कैश आया, ठीक है, एक मेरा क्या इन्फ्लुएंस हुआ, कैश इन्फ्लुएंस हुआ, कैश मेरा बढ़ गया। दूसरी क्या हुआ बच्चों, ऑनर ने इन्वेस्ट किया तो मेरी एक तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो दो जगह इफेक्ट जाएगा। आगे बाकी हम क्या सीखेंगे, आगे हम अपने जो रूल्स है उसमें एंट्रीज बनाना सीखेंगे। बाकी मैं यहीं पर ही आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। यहाँ पर आपका कैश भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। क्लियर? जैसे अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किए हो तो एक आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, दूसरा आपका कैश जा रहा है, कैश कम। क्लियर? जो भी आपकी ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी कुछ भी चीज़ें होंगी अकाउंट्स के अंदर, उसका हम दो जगह इफेक्ट्स डालेंगे। वो आगे जाके आप कोरिलेट करोगे। यहाँ पर बस इतना ही समझ लो कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, उसका डेबिट और क्रेडिट में जाएगा और वो दोनों मैच होने चाहिए। और यहीं पर ही उसने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पढ़ोगे कि क्या होता है बच्चों की एसेट्स जो होती है वो इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस केस में क्या था, इस केस में जब वो कॉर्नर कैप इन्वेस्ट करा था बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये, तो आपका क्या बढ़ रहा था, कैश बढ़ रहा था। कैश किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। दूसरा आपका क्या बढ़ रहा था, कैपिटल। तो कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, मेरा एसेट्स हो गया इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो है ये अकाउंट्स का बेस है, ये चीज़ जो हम आगे वाले चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में समझेंगे। तो बस यहाँ पर आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी दो जगह इफेक्ट्स जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बनी रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।